चलो देखो, एसपीएफ सब कुछ एग्जेम्प्ट, यूआरपीएफ में भी अगर रिटायरमेंट पे मिलता है तो टैक्सेबल होता है, वरना उस टाइम पे टैक्स नहीं लगता यूआरपीएफ के केस में। यूआरपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक तो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और एक आपका सैलरी हेड में फुल्ली टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर वाला तो एम्प्लॉय वाला अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। इसके अलावा पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में भी एग्जेम्पशन मिलती है और डिडक्शन मिलती है। आरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना 12%, 12% के ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट 9.5%। ये टैक्सेबिलिटी थी पीएफ की। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 33 क्या बोला, राम प्रसाद जी रिटायर हो गए 1/7/23 को। रिटायरमेंट पे उनको पीएफ का पैसा मिला 3 लाख एज लमसम, कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1/25 और एम्प्लॉय यानी कि खुद का कंट्रीब्यूशन भी 1/25। क्योंकि पैसा रिटायरमेंट पे मिला है तो ध्यान रखना जो यूआरपीएफ का अमाउंट है वो भी टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि पैसा रिटायरमेंट पे मिला है। वो तो आगे क्वेश्चन बताएगा। मेंशन द ट्रीटमेंट अमाउंट सो रिसीव्ड इफ, अब आपको अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं। द प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड, अगर यूआरपीएफ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आरपीएफ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका ये आपको बताना है। तो यूआरपीएफ में क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, लमसम रिसीव हो रहा है, तो ये यूआरपीएफ फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। देखो सोल्यूशन देखो इसका, केस ए, यूआरपीएफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल, मतलब 1,25,000 फुल्ली टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल होगा क्या ऋषभ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल होगा क्या? बिल्कुल, वो तो खुद का पैसा, उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। ठीक, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा क्या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा क्या? इंटरेस्ट का कुछ इसमें बता के रखा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा जरा आप सोच करके बताओ एक बारी। बेसिक सोचना है बस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ है क्या? एक बार जरा दोनों के कंट्रीब्यूशन का टोटल लगाओ और रिसीव कितना हुआ है 3 लाख, तो इसका मतलब रिमेनिंग 50,000 क्या है? इंटरेस्ट। 3 लाख रुपया मिला है ना इसको रिटायरमेंट पे, पर जो कंट्रीब्यूशन था वो तो 1/25 और 1/25 का कंट्रीब्यूशन था, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो क्या है? इसका इंटरेस्ट। दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर बराबर है तो दोनों का इंटरेस्ट भी बराबर डिवाइड होगा। एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 25,000 जो कि टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल और ये भी टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। ठीक, और एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो 25,000 का अदर सोर्सेज हेड टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज हेड में। हाँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इनकम थोड़ी है, टैक्स तो इनकम पे लगता है ना। तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है तो यूआरपीएफ पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे इंटरेस्ट सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा।
डन डनाडन डन। हो गया क्या? है नहीं, लिखना नहीं है इसमें, क्या लिखोगे? हैं? इसमें लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी, आप तो इसके सेकंड वाले का आंसर बताओ, और सेकंड के अंदर ना ये सारे केसेस हैं, ABCDE। आरपीएफ, और पहला पॉइंट कह रहा है कि वो रिटायर हुआ है 23 साल 7 महीने की सर्विस करके, और इसने लमसम विड्रॉ करा है 3 लाख। आरपीएफ में अगर लमसम विड्रॉ होता है तो वो टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? जरा अपने नोट्स में देख करके बताएं। आरपीएफ में लमसम विड्रॉल एग्जेम्प्ट, तो पहले वाले केस में अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। फुल्ली एग्जेम्प्ट। Employee retired after 4 years 7 months service due to his blindness। बीमार हो गया, हाँ डिसेबल हो गया, डिसेबल के केस में भी एग्जेम्प्ट। वैसे तो 5 साल मानते हैं, पर अगर आपका बिटवीन 5 years कुछ ऐसा घटना हो जाती है कि आप काम कर ही नहीं सकते हो, इनकेपेबिलिटी ऑफ वर्क, तो ये भी हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। सी वाला, employee retired after 3 years 7 months service and joined another company having RPF, and old RPF balance has been transferred to new employees RPF। जब आप old balance transfer कर देते हो ना, मतलब जो एम्प्लॉय रिटायर हुआ है 3 साल 7 महीने में, एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया और उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, नई कंपनी में भी आरपीएफ ही है, यूआरपीएफ नहीं है। जो पुराना आरपीएफ है, हाँ पुराने आरपीएफ का बैलेंस न्यू एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया। आप 3 साल 7 महीने में छोड़ करके चले गए, आपको 5 साल तो नौकरी करनी थी ना, तो आपको कैसे मिलेगा पैसा? पैसा निकाल नहीं रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर का पैसा था वो अब न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एम्प्लॉय था उसने कंडीशंस ही फुलफिल नहीं करी, तो वो किस बात का विड्रॉ करवा सकता है? भाई पीएफ विड्रॉल पे कंडीशंस लगती है ना, विड्रॉ आप तभी करवा सकते हो जब आप कंडीशंस फुलफिल करो, है ना भाई ऋषभ? क्या कंडीशंस होती हैं? 5 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। फिर 5 साल से ज्यादा क्या होना चाहिए? पीएफ में 5 साल होता है। ओ अच्छा, हम पीएफ का क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? ओ कोई बात नहीं, पीएफ पीएफ प्रोविडेंट फंड, हाँ अरे नालायक देखो, वैसे ऋषभ एकदम 100% सही कह रहा है, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। ऋषभ बोला मैं कभी गलत कह सकता हूँ क्या? है ना भाई, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, पर इधर 5 years पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने ना कल आपको ओनली रीड करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए थे। ओहो, पेज पढ़ दिया, ओनली रीड लिखा था, काम का नहीं है, पर केवल एक बार पढ़ लीजिए।
चलो खैर कोई नहीं, समझना सी वाले पॉइंट को। अगर आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हो और आपका जितना भी पीएफ बैलेंस है वो आपकी जगह जो एम्प्लॉय आ रहा है ना उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है तो भी पीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। मतलब जैसे इधर ये युवराज, ठीक है, युवराज, सपोज तुमने जॉब छोड़ दी और तुमने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली, एग्जिस्टिंग कंपनी छोड़ दी और तुमने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। तुम्हारा आरपीएफ चल रहा था भाई, तुम्हारा एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था जिसमें पैसा कंट्रीब्यूट हुए जा रहा था। तुम्हारी जगह पर आया कुणाल, तुम्हारी जगह पर आया कुणाल, ठीक है। अब ये जो आपका आरपीएफ का बैलेंस था ना, आपका आरपीएफ का पैसा था, ये कंपनी ने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया कुणाल के आरपीएफ में। ये ऐसे कैसे मांग सकता है? 5 साल पूरे करेंगे इसने? हाँ, इसको 5 साल करने पड़ेंगे, 5 साल तो पूरे करने पड़ेंगे ना इसको। 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। वो केवल आप तब उसको तोड़ सकते हो जब या तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो 5 साल बीच में टूट सकते हैं, या आपको कोई भयंकर बीमारी हो रही है, उस बीमारी की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आपके 5 साल पूरे नहीं हो रहे। हाँ तो है ही, वो तो बिल्कुल है, मर गए तब तो कहां से 5 साल पूरे करोगे? नहीं तो फिर 5 साल पूरे करो अगर पीएफ का पैसा चाहिए तो। हाँ, पीएफ बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। ये आप न्यू, सुनो तो, ये आप न्यू एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हो एज इट इज, ठीक। अब हम तो केवल इधर टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं, पीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पीएफ एक्ट की बात है। हम तो ये देख रहे हैं ये पैसा टैक्सेबल होगा क्या, इस पर टैक्स लगेगा क्या, इसके लिए तुम्हारे लिए टैक्स लगेगा क्या, या इसके लिए टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। हम केवल टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं। मैं इधर आपको इनकम टैक्स में ये नहीं बता रही पीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो पीएफ एक्ट बताता है। क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन में क्या गलती है? क्वेश्चन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, आप इसमें लॉ मिक्स क्यों कर रहे हो? आप इसमें ये मत करो कि पीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इधर क्वेश्चन ये तो पढ़ो, टैक्सेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। मेंशन द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट सो रिसीव्ड। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट किसमें? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में आपने, आपका एम्प्लॉय जो 3 साल में रिटायर हो गया और उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली जिसमें आरपीएफ था, एंड ओल्ड आरपीएफ बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू न्यू एम्प्लॉयर्स आरपीएफ। ये आपने न्यू एम्प्लॉयर के आरपीएफ में, इसका जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वो आपने कर दिया। और युवराज के पास जितना भी, देखो इसका प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे युवराज के आरपीएफ में जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था ना, जब युवराज कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा तो इसके आरपीएफ का पैसा उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो आरपीएफ ऑलरेडी था वो न्यू एम्प्लॉय जो इसकी जगह पर आएगा ना वो उसका हो जाएगा, पैसा उसका नहीं होगा। इस चीज को ये समझो, पैसा ऐसा नहीं है कि युवराज ने इतने टाइम जो पैसा इकट्ठा करा वो पैसा हम कुणाल को दे देंगे। पैसा ऐसे कैसे दोगे? उसने 3 साल यूं ही वेस्ट करें क्या? उसका जो 3 साल का पैसा है वो 3 साल का पैसा वो इसको क्यों दे देगा? टैक्सेबिलिटी इस पे क्या आएगी? नील। क्यों? क्योंकि एज इट इज आपने ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह पे कुणाल आ गया। वैसे ये ना भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो इसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट। डी, एम्प्लॉय रिटायर्ड आफ्टर 3 years 10 months सर्विस एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस।
3 साल में रिटायर हो गया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लग गया, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? पीएफ तो मिल जाएगा, 2 महीने बिना नौकरी के बैठे हुए हो, पीएफ तो मिल जाएगा। टैक्स लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि खुद का बिजनेस शुरू करना कोई वैलिड कंडीशन नहीं होती है। नौकरी छोड़ना है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो करो, टैक्स तो पूरा लगेगा इसके ऊपर। ठीक है? नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ बिल्कुल है। हाँ नहीं, पूछना ही नहीं है। हाँ अच्छा, फिर किसके आने पे तुम्हारी किसके आने पे तुम्हारी पढ़ने की इच्छा होती है? मतलब लड़ाइयाँ हो तब जाकर के कुणाल का मन करेगा पढ़ने के लिए। बिग बॉस है, हैं? बिग बॉस मचा दे इधर, भयंकर। कोई देखता है कि इधर ऐसे बिग बॉस? अच्छा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 33, इस इलस्ट्रेशन नंबर 33 से ना आपको एक नई बात सीखने के लिए मिलेगी। क्या चीज सीखने के लिए मिलेगी? ग्रेड पे। हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है ग्रेड पे? मतलब कभी आपने सरकारी नौकरी में ये देखा हो ना कि भाई आपको जो पे स्केल नाम की चीज समझते हो? पे स्केल डिफाइंड रहती है कि बेसिक पे इतना, फिर उसके बाद जैसे मान लो इधर लिखा हुआ है बेसिक 5,000, फिर 1,000 8,000, 1,500 14,000, ये ग्रेड पे होता है। किस खुशी में? अच्छा, और है बिल्कुल। रोक ही नहीं सकते, ठीक है? नहीं मतलब कौन, पहले तो ये बताओ ये किसने करा? जो जो उसको देखो अब ग्रेड पे को अपन कैसे फॉलो करते हैं, तो ये जो बेसिक है ना, इस वर्ड का इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिकोड करा जाता है कि आपकी ग्रेड पे जब आपने नौकरी ज्वाइन करी थी, इसने नौकरी ज्वाइन करी थी 1/4/20 को, तब इसकी बेसिक सैलरी थी 5,000। अब इसको हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक कि इसकी बेसिक पे 8,000 नहीं हो जाती। तो 2020-21 में 5,000, 21-22 में 6,000, 22-23 में 7,000, 23-24 में 8,000। अब जब एक बार 8,000 हो गई ना सैलरी, फिर 1,500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। कब तक? जब तक कि 14,000 नहीं हो जाती। तो 24-25 में 9,500, ऐसे इसको फर्दर इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। हम तो अभी करंट इधर तक ही बात करेंगे केवल, लेकिन आगे के ईयर्स में इंक्रीमेंट कैसा मिलेगा? 1,500 का इंक्रीमेंट अप टू 14,000। ये होता है ग्रेड पे का मतलब। ठीक है, समझे? ये तो हो गया बेसिक का कार्यक्रम। अब डीए के अंदर भी ऐसा ही दे रखा है, तो डीए का भी सेम है। डीए पहले ईयर का आपका आएगा, कितना डीए दे रखा है इसमें? 3,000, 3,000 का डीए, और फिर 500 से बढ़ेगा 5,000 तक। ठीक है, तो इधर हो गया अपना डीए,
इधर हो गया 4,000 का, ये, और इसके बाद फिर डीए में इंक्रीमेंट आएगा 1,000 का अप टू 10,000। इसे बोलते हैं ग्रेड पे। ये ग्रेड पे सिस्टम होता है। ठीक, चलो, तो इस क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है। पहले तो सैलरी आपने ग्रेड पे के हिसाब से निकालनी है, ये हमने कंप्यूट कर ली। आगे क्या बोला, नौकरी ज्वाइन करी थी 1/4/20 को, सैलरी स्ट्रक्चर और इंक्रीमेंट डिटेल्स आपको ये दे रखी हैं, इसको तो हमने बात कर ली। ही एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट यूआरपीएफ 14%, 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिक और डीए का, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन यूआरपीएफ है, टैक्सेबल ही नहीं होगा। यूआरपीएफ तो टैक्सेबल ही नहीं होता ना, वो तो रिटायरमेंट पे टैक्सेबल होता है। तो अभी रिटायरमेंट तो है ही नहीं, अभी तो इसने नौकरी ज्वाइन ही करी है। आगे, एवरी ईयर 9% इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू सच फंड, हर साल 9% का इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। ठीक, अब 1/4/2022 को फंड को रिकॉग्निशन मिल गई, तो जब भी यूआरपीएफ आरपीएफ में कन्वर्ट होता है ना, तो जितना भी पैसा आपका एग्जेम्प्ट नहीं बोलूंगी, जितने पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, अब उसके ऊपर एक साथ उस ईयर में टैक्स लगेगा जब फंड रिकॉग्नाइज्ड हो गया। मतलब इन शॉर्ट 2021, 21-22 ये 2 ईयर्स में फंड यूआरपीएफ था तो टैक्स नहीं लग रहा होगा। अब फंड जो है आपका 22-23 में रिकॉग्नाइज हो गया, तो ये 2 साल के इकट्ठे पैसे के ऊपर एक साथ 22-23 में टैक्स लग जाएगा। अब ये क्योंकि आरपीएफ बन गया, ये तो केवल 2 साल का है, ऐसे पुराने जितने टाइम तक यूआरपीएफ था ना, सब पे एक्यूमुलेट होकर के एक साथ टैक्स लगेगा। एक्सेस अमाउंट के ऊपर 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 12 के ऊपर कितना है 2%, 2% टैक्सेबल हो जाएगा। समझे बात, समझे? आप यूआरपीएफ से आरपीएफ में कन्वर्जन करते हो तो आपके यूआरपीएफ में जितना भी बैलेंस है ना, वो आप टैक्सेबल हो जाएगा 12% से ऊपर, क्योंकि आरपीएफ में टैक्स 12% से ऊपर ही लगता है। बिल्कुल, हाँ, अगर ये इधर 14% की जगह 12 या उससे कम होता, यहां पर अगर ये 12% या उससे कम होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, फिर कोई टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट भी कम ही मिल रहा है, 9.5% ही मिल रहा है। यूआरपीएफ में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो सैलरी और अदर सोर्सेज में जाता है ना, केवल कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो करो, देखो इसकी कंप्यूटेशन करना। 20-21, 21-22 नहीं, करंट ईयर 23-24, इसमें आप हाँ यहां तक निकालो 22-23 तक, और इधर 22-23, इन दो में यूआरपीएफ था, तो इधर टैक्सेबल कितना होना चाहिए। अब टैक्सेबल कितना होना चाहिए, तो 20-21 और 21-22 में आप सैलरी देखोगे, दोनों पे अलग अलग कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। इधर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टोटल, तो बेसिक प्लस डीए, बेसिक है 5,000 पर मंथ का है, तो 60,000 तो आपकी सैलरी हो गई, 60,000 आपकी बेसिक पे हो गई, और 36,000 आपका डीए हो गया, क्योंकि ये पर मंथ है ना।
पूरे ईयर का 60,000 प्लस 36,000, इसका 14% आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है। अब आप ना क्या करो, 14 करने की जगह सीधा 2% ही निकाल लो ना, क्योंकि टैक्सेबल तो वही होगा। सीधा इसका 2% ही कंप्यूट कर लो। अच्छा, तीनों का मिला करके पहले ईयर में तो आपको 1920 मिल रहा है, 1920। दूसरे ईयर में बेसिक हो गई 6,000 और डीए हो गया 3,500। बेसिक 6,000 का मतलब 72,000 और डीए आपका 3,500 है, तो डीए हो गया 42,000। एक्सिस कितना, 2%, कितना आ रहा है, 2,280। 2,280। और अब ये करंट ईयर जब आपका आरपीएफ बन गया, इसमें तो ये यूआरपीएफ था, अब ये आरपीएफ है 22-23। सेम 7,000 तो इधर आपकी सैलरी है और 4,000 इधर आपका डीए है। 7,000 आपकी सैलरी है और 4,000 आपका डीए है, तो 84,000 आपकी सैलरी का हो गया और 48,000 आपके डीए का हो गया। इस पे एक्सेस आपका 2% टैक्सेबल होगा। $2,640। बिल्कुल। ये आपका टैक्सेबल होगा एक साथ इस ईयर में। नोट आपको डालना पड़ेगा इसके बारे में, यूआरपीएफ के बारे में। एम्प्लॉयर contribution to URPF was not taxable in year of receipt, but same will be taxable in the year of conversion from URPF to RPF। जब तक यूआरपीएफ था तब तक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे आप इंटरेस्ट नहीं लगा रहे थे। अब जब वो आरपीएफ में कन्वर्ट हो गया तो पुराना अमाउंट प्लस करंट वाले पे तो लगेगा ही, 12% से एक्सेस जितना भी है उस पे एक साथ अब आप टैक्सेबल कर दोगे। हाँ, इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर जाता तब टैक्सेबल होता। तो फिर इंटरेस्ट की भी कंप्यूटेशन करते हैं, ये तो केवल कंट्रीब्यूशन की करी है, इंटरेस्ट की भी कंप्यूटेशन करते फिर अपन। ठीक है, ये हमारा पीएफ हो गया कंप्लीट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।